हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो HP टेट की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसमें हम अपने फिज़िक्स का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कर लिया है, और उससे पहले हमने जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं पहले काफ़ी टाइम पहले जो है वो कवर कर चुकी हूँ। तो उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेक्चर्स, बहुत सारे हमने चैप्टर्स जो हैं डिटेल में करे हुए हैं। मतलब आप मान के चलो कि 22 टू 25 जो क्वेश्चन आएंगे जहाँ से आपको वो टॉपिक ऑलमोस्ट आपके कवर हो चुके हैं। मतलब आप 22 तक लगा लो, बचते आपके 8-9 मार्क्स। उसके लिए हम ये सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। मतलब अगर हम बात करें ना पेपर के लेवल की, मतलब अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें ना तो 85% जो सिलेबस है ना वो आपका 10th तक का है। ठीक है, कहाँ तक का है? 10th तक का। बाकी जो 15 या 15 लगा के चलो, 15 में ज़्यादा ही बोल रही हूँ, वो है आपका 12th तक का। मतलब वही आपको 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़े से हायर लेवल के होते हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो 10 तक के होते हैं। वो मतलब उनका जो टच है, थोड़ा सा टच है, वो 11-12 के साथ होता है। तो जो भी टॉपिक का टच 11-12 के साथ था, तो मैंने जो भी पिछले जो टॉपिक है वो मैंने साथ ही साथ करवा दिए। जैसे अगर हम बात करें लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है वो आपका 9th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है। तो मैंने लॉज ऑफ मोशन जो टॉपिक है दोनों को कंबाइन पढ़ाया है, क्योंकि 9th वाला भी आ सकता है, 11th वाला भी आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अगर हम और चैप्टर्स देखें, वर्क, पावर, एनर्जी जो है वो आपके पास 9th में भी है, +1 में भी है। तो दोनों को कंबाइन मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, अब ये ऐसे चैप्टर ही आपका 10th में भी है और 12th में भी है, पर जो ज़्यादा क्वेश्चन की आने की जो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी है वो 12th वाले में से ज़्यादा है, और आए भी हुए हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड जो टॉपिक है अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, बट जो है हम इसको 1-2 मतलब लेक्चर्स में ओवर कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं या जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की चैप्टर को इतनी ज़रूरत नहीं है। आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी अगर हम बात करें, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा था तो मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास कोई चार्ज है उसके अराउंड जो स्पेस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, आपके पास जो भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट हो, उसके अराउंड जो ये स्पेस बना हुआ है, ठीक है, उसके अराउंड जो ये स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास वो टॉय मैग्नेट होती है ना, ऐसे ब्लैक ब्लैक सी, मतलब हमारे बचपन में होती थी, अभी मैंने कम ही देखी है। तो ये ब्लैक कलर की होती थी और ऐसी इनकी कुछ शेप होती थी। तो अगर आपने लेट से इतनी दूर रखा है इसको ऐसे, तो क्या ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी? नहीं करेंगे। ये कब अट्रैक्ट और रिपेल करती है? जब मतलब मान लो इसको हम इसकी तरफ लेके आ रहे हैं तो इसके पर्टिकुलर जो रीजन है उसमें जब ये आ जाएगी तब ये इसको अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगी। तो इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड। सो आई होप आपको क्लियर हुई होगी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम इसकी ऐसे यूनिट की बात करें, बाकी इसको डोनेट हम इससे करते हैं, किससे डोनेट करते हैं? बी, उसके ऊपर वेक्टर लगा के, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम इसकी ऐसे यूनिट पे। जो ये चैप्टर्स है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे यूनिट के ऊपर से इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है टेस्ला। क्या है इसकी ऐसे यूनिट? टेस्ला। और अगर हम इसकी CGS यूनिट की बात करें तो इसकी CGS यूनिट है हमारे पास गॉस। क्या है इसकी CGS यूनिट? गॉस। गॉस कहाँ पढ़ा था हमने पहले? गॉस थ्योरम। क्या थी वो? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सो ये गॉस है। तो इनके रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो 1 टेस्ला है वो 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपको कि जो 1 टेस्ला है हाउ मेनी गॉस के, मतलब कितने गॉस के इक्वल होता है, तो 10⁻⁴। बाकी पूछ सकते हैं इसकी ऐसे यूनिट के बारे में और इसकी CGS यूनिट के बारे में। ठीक है,
एक और चीज़ आपको ना, मैंने लास्ट जो चैप्टर है उसमें कैपेसिटर के बारे में करवाया था, ठीक है। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो व्हाट इज़ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन जो अभी जो रिसेंट में 24 में आपका पेपर हुआ है, वैसे ये आपको खुद ही अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, कौन सा चार्ज स्टोर होता है इसमें, या कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्ज तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था जून 24 में कि कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी जो है आपके पास स्टोर होती है। तो ये मेरे से छूट गया था, तो आप अपने नोट्स में अगर नोट्स बनाते हो तो उसको वहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी तो आपको लगता है कि सब कुछ आ रहा है, बट अभी पेपर को काफ़ी टाइम है, तब तक रिवाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी, किसी को कितनी भी आती हो, बट अगर आप उसके यूज टू नहीं रहोगे वो चीज़ें भूलती है। दैट्स वाई नोट्स जो है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है, रिविजन के लिए। हम कहाँ पहुँचे थे कि इसकी जो CGS और SI यूनिट है वो हमारे पास आती है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गोस के इक्वल, ठीक है। बाकी अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है हमारे पास, ठीक है। तो वो दिया था हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ से आता है, ठीक है। किससे आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ से। बन सकता है ये भी क्वेश्चन कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो किस टर्म को जो है डिफाइन करता है, तो वो करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होती है, IDL साइन थीटा अपॉन में R², ठीक है। IDL साइन थीटा अपॉन में R²। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ से एक्सप्रेशन आया है, तो ये बन सकता है कि ये जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये कौन से लॉ से आया है, आपके एम्पियर सर्किटल लॉ से। इसकी एक्सप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप इसको देख सकते हो कि ये हमारे पास कहाँ से आया हुआ है जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है। तो ये जस्ट था मैग्नेट के बारे में। बाकी अगर हम मैग्नेट को देखें एक्चुअल में कैसी दिखती है आपके पास, ये रही मैग्नेट। तो मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ पोल और एक हमारे पास साउथ पोल होता है। तो अगर हम, जैसे हमारे पास चार्ज होते थे, तो जो ये पोल है, सिमिलर जो पोल है, जैसे सिमिलर चार्ज है वो क्या करते थे, रिपेल। सिमिलरली यहाँ पे भी जो सिमिलर पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट पोल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक और चीज़ की जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब कि इंडिविजुअली हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, बट जो ये पोल है ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम मैग्नेट को बीच में से ब्रेक भी करते हैं तो खुद ब खुद यहाँ पे साउथ जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो जाता है। तो ये जो आपके सिंपल मैग्नेट देखने को मिलती है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। छोटी क्लासेस में आपने देखी होंगी बुक्स पे, ये रेक्टेंगुलर जो शेप्स की मैग्नेट होती है उसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ना एक एम्पियर सर्किटल लॉ ये हो गया। उसके बाद एक हमारे पास आता है बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, बायो-सेवर्ट्स लॉ। उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने क्या बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना हमारे पास, वो किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में R²। सिमिलर टू जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड, चीज़ें क्या चेंज हुई है, यहाँ पे म्यू नॉट आ गया, वहाँ पे क्या होता था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, m1 m2 आ गया है। तो जो ये m1 m2 है, इट इज़ अ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के पोल है ना, तो पोल की स्ट्रेंथ को ये डेजिग्नेट कर रहे हैं। और जो हमारे पास म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज़ अ परमियाबिलिटी, क्या होती है ये, परमियाबिलिटी। तो दीज एक्सप्रेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। ये बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है और ये हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो फ्रेम नहीं हुआ है, तो मेरे को लग सकता है कि अगर आने वाले पेपर्स का लेवल हाई होता है तो यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है। बाकी जो क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं वो साथ ही साथ बताती रहूँगी, जैसे यूनिट्स का क्वेश्चन आपको आया था, ठीक है।
इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको आया था कि आपके पास अगर एक हम बोलते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर है, लेट्स से ये क्या है आपके पास कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, और कैसा कंडक्टर है, इट इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो हमारे पास हमारे एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने बोला था कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं इट इज़ अ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी इन चीज़ों को डिटेल में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो आपका इंडक्शन का चैप्टर है। तो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। किसने बोला था, ये बोला था ओर्स्ट्रेड ने। किसने बोला था, ओर्स्ट्रेड ने। और यही आपका जो क्वेश्चन है अभी जो पेपर हुआ है 2024 में जून में, वहाँ पे आया था कि कौन से साइंटिस्ट ने ये बोला था कि जो हमारे पास अगर हम बोलें कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो ओर्स्ट्रेड ने बोला था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देखें, एक होता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको समझने की ट्राई करना। तो दिस इज़ आवर राइट हैंड थंब रूल। तो उसने बोला था कि जो एक कर्ल फिंगर है ना हमारे पास, कर्ल फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, मतलब मेरी तरफ को, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी तो करंट ऊपर वाली डायरेक्शन को होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉक ऐसे चलती है, तो ये मेरे को क्लॉक दिख रहा है, आपको एंटी दिख रहा हो, आप खुद का करके देखना, ये क्लॉकवाइज है तो हमारे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल में बताया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो राइट हैंड थंब रूल में वो किन के बीच में रिलेशन बताता है हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन बताता है। तो एक ये था डायरेक्शन के लिए, और एक होता है हमारे पास राइट हैंड, मतलब फ्लेमिंग, पहले आना था फ्लेमिंग, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल। ठीक है, तो ये भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको आप पता कैसे याद रख सकते हो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। देखो इससे क्या है, ये रहा हमारा राइट। तो ऐसे हमने फिंगर्स को क्या करना है, अपनी ऐसे ओपन करा, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ फादर से, तो हमारा जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फॉर फोर्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फोर्स को। ठीक है, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर करंट, चाइल्ड से आ गया करंट। तो हमारा जो थंब है वो फादर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी जो फोर फिंगर है मदर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारी मिडिल फिंगर है चाइल्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी यही क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास जो डायरेक्शंस है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड है करंट की, वो कौन से साइंटिस्ट ने या कौन सा रूल है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपके पास यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। एक ना हमारे पास आती है लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स अगर बात करें तो इट इज़ अ टोटल फोर्स, है ना। टोटल फोर्स मतलब कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एफ ई बोलेंगे हम, प्लस में फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारे पास फोर्स ही लिखते हैं एक तरह से, एफ टी करके लिख देते हैं, एफ एल, लॉरेंट्ज है ना, एफ एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली हमने पढ़ी थी, याद हो अगर आपको, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये आ गई हमारे पास क्यू ई। इसी तरह जो हमारी ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है हमारे पास क्यू वी बी या वी क्रॉस बी। तो दोनों में क्यू जो है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में वी क्रॉस में बी, वी इज वेलोसिटी। तो ये रिलेशन बन सकता है। तो ये मैंने बता दिया, लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, टोटल फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास।
अब हम देखेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही आपके पास आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स वहीं उसी चीज़ से वैसे फाई से हम इसको डोनेट करते हैं। मतलब अगर हम सिंपली बोले, ये होता क्या हमारे पास कि कोई भी सरफेस है जहाँ, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती हैं उसको बोल देते हैं हम अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये हमारे पास होता है, जैसे वहाँ पे था EDS, ये होता है हमारे पास B डॉट में E। तो अगर इसकी ऐसे यूनिट निकालें हम तो ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, इसकी मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होती है। ऑल्सो साइंटिस्ट के नाम पर वेबर भी इसकी क्या होती है, SI यूनिट। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो वेबर है वो किसकी यूनिट है, तो वो है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। क्या है आपके पास, वेबर। ठीक है, तो कई बार ना वो पूछ लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपके पास सोलेनोइड, तो सोलेनोइड क्या होता है, एक सर्कुलर ऐसे, मतलब ऐसे जैसे आपका स्प्रिंग नहीं होता है वैसे वायर को कॉइल्ड किया गया होता है, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेते हैं। तो वो होती है हमारे पास μ0 Ni के इक्वल। इसको भी आप लिख लेना क्योंकि एक्सप्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड, कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो μ0 Ni, वेयर μ इज़ द परमियाबिलिटी, I इज़ द करंट और N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो टर्न्स है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 ऐसे करके जितने भी टर्न्स होंगे वो है ये पर यूनिट लेंथ आपके पास। ठीक है, तो ये रहा यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद ना छोटी छोटी बातें हैं, डिवाइसेस हैं आपके पास, लाइक गैल्वेनोमीटर। क्या है आपके पास, गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। द गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ अ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ HP टैट नॉन मेडिकल। सो गैल्वेनोमीटर क्या है, हमारे पास एक तरह की डिवाइस है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, हमारे पास स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर है। उसके बाद ना हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर 1 एमीटर में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में। सिमिलरली वोल्ट मीटर में भी। तो मेरे को लगता है कि आने वाले पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एमीटर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, जैसे उसके पैरेलल अगर हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दें, क्या लगा दें, स्मॉल रेजिस्टेंस। देखो हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमीटर जो है, एमीटर क्या है, वो डिवाइस है जो किसको मेजर करती है, करंट को। ये भी आपको पता होना चाहिए। मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर अ करंट। तो हमें अगर करंट मेजर करना है, हमें करंट, तो हमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल। तो ये जो हमारे पास स्मॉल रेजिस्टर होता है ना, इसको हम बोलते हैं शंट। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि व्हाट इज़ शंट। तो शंट इज़ अ स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर। ठीक है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। जब हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ही हम क्या लगाते हैं, रेजिस्टर लगाते हैं। पर कैसा रेजिस्टर लगाते हैं, लार्ज वैल्यू हो जिसकी, किसकी, रेजिस्टेंस की, क्योंकि उससे बिल्कुल उल्टा होगा आपके पास ये। ठीक है, एक और चीज़ जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से मेरे को लग सकता है कि आने वाले पेपर्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, कि जो आइडियल एमीटर होता है ना, अगर उसमें हम बोलें कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। सिमिलरली आपके पास आइडियल वोल्ट मीटर है और उसमें भी कोई पूछे कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आइडियल क्या है, मीटर, मतलब हमें करंट मेजर करना है। तो अगर करंट मेजर करना है, आइडियल एमीटर है आपके पास, तो मतलब उसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करती है। तो हमें आइडियल बनाना है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब आइडियल जो एमीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0,
वोल्ट मीटर में उसका उल्टा होगा इन्फिनिटी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम हुआ है आपके पास, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इन्फिनिटी। ये आया आपके पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मतलब जो आपके पास आए हुए हैं और जो जिनके चांसेस है कि आपके पास आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो यही था मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो वो वाले टॉपिक हमने डिस्कस करे जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो भी टॉपिक यहाँ पे साथ ही साथ में डिस्कस करें जहाँ से टॉपिक आने वाले टाइम में आ सकते हैं आपके पास। बाकी देखो, अगर बच्चे ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो वो हमेशा उसको पता होगा कि जब भी मेरा चैप्टर ओवर होता था तो जो भी आपके 10 ईयर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं वो उस चैप्टर के मैं करवाती थी। पर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर ख़त्म करा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाए। वो मैंने इसलिए नहीं करवाए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है वहाँ से अगर आप मान के चलो कई बार क्वेश्चन आए ही नहीं है, अगर आए हैं तो एक दो मतलब आप 10 ईयर की अगर बात करो तो 10 ईयर में मोस्टली आपके वही मिला के 5 या 7 या 10 क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है, बहुत कम है। तो मैंने सोचा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो उसका PDF लेके आऊँगी, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो समझ में आई होंगी। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।